वेटलैंड के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रेशर, जिसको हम डिस्कस करेंगे और प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आपका बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी पर यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है क्या, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा, अगर हम कहें प्रेशर की, तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। और एक इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो होती यूनिट होती है प्रेशर की। अब प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना है, तो हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। और एरिया निकालना है, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन प्रेशर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया मेन फार्मूला है। इसी से हमको अगर फोर्स निकालना है तो जो चीज डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें क्या करना है, हमको एरिया निकालना है, तो एरिया इस तरफ ले आए और प्रेशर को अपॉन में ले आए, तो आपका हो जाएगा एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। यूनिट पता होनी चाहिए आपको। फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और प्रेशर का होता है न्यूटन पर स्क्वायर। फोर्स निकालने का एफ का फार्मूला होता है, तो एफ बराबर, अगर ग्रेविटी लग रही है तो एफ बराबर mg रख दोगे, या अगर एक्सेलरेशन एफ बराबर m इंटू ए रख दोगे, ठीक है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन में, मतलब कि आपका आंसर कौन सा मैच कराना, 9.8 से या फिर आपका 10 से, ठीक है, जो गिवन है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये MKS सिस्टम में ही होगा, दैट इज MKS सिस्टम में जो होगा, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस और यानी मास में, किलो और जो है डिस्टेंस में और आपका टाइम में, तो MKS चलता है। यहाँ पे CGS सिस्टम, यानी कि CGS सिस्टम में जो अगर आप करेंगे तो सेंटीमीटर, ग्राम और फिर ये सेकंड, तो CGS सिस्टम में जिसकी यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जो आगे प्रेशर की यूनिट इन CGS सिस्टम में ये हो जाएगा, और MKS सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एरिया दिस। तो आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स F पता है। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, देन फार्मूला, देन सॉल्यूशन। तो F दे रखा हमको 800 न्यूटन। न्यूटन बताया था यूनिट, न्यूटन से याद रख सकते हो कि दिया क्या है, तो न्यूटन हमें यूनिट पता, हाँ फोर्स यूनिट होती पता होना चाहिए। फिर आपको एरिया दे रखा है 2.0 मीटर स्क्वायर, यानी वही 2 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दे रखा है। तो क्या पता करना, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर आपको निकालना है, ये इससे गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, बस। अब प्रेशर का फॉर्मूला पता होना, प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लगा दिया। F कितना दे रखा है, 800, नीचे कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हमारा आ गया प्रेशर आ गया 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये, तो बड़ा मैंने टाइम ले लिया है, आपको अगर वहां पे सॉल्व करना है 1 सेकंड में आप तुरंत डिवाइड, जो है प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, 2 से डिवाइड किया, 400 आंसर आ गया, यूनिट लगाया, टिक किया। तो बताना और वहां पे सॉल्व करना बहुत ये आसान है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाउंड करना है, जो बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे, क्या गिवन है, क्या निकालना है, उस तरीके से कैसे किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल, द प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनिंग सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल। तो ये आपको दे रखा प्रेशर दे रखा है 300 पास्कल, 300 पास्कल दे रखा है। द एरिया पिस्टन इज, एरिया ए आपको पता है 0.5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स F फाइंड आउट करना है।
एफ आपको फाइंड आउट करना है। आपने पढ़ रखा है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स अकेला छोड़ दिया, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। प्रेशर कितना दे रखा है? 300, एरिया कितना दे रखा है? 0.5। ठीक है, 5 3 जा 15, 2 जीरो बढ़ाया मैंने, एक के बाद डेसिमल लगा तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया, आ गया 150 न्यूटन। 150 न्यूटन आपका, ये आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। तो बहुत आसान है और तुरंत आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? देन फार्मूला लगाया मैंने, और फार्मूला लगाने के बाद में इसको, क्योंकि हमको निकालना था फोर्स, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, और हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड कह रहा है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एनी पॉइंट depend on the density of the liquid, and instrument used to measure the difference in the liquid pressure is called manometer। ठीक है, यानी कि लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, मेजर द डिफरेंस इन द लिक्विड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल लिक्विड प्रेशर को, इंटरनली लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कुछ आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड पर वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही है। अगर इस कंटेनर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी जो होगी दैट इज, डेंसिटी को H से दिखाया गया है। जो इसकी डेंसिटी है D, जो भी है डेंसिटी, डेंसिटी को, डेंसिटी होगी यानी इसमें जो पानी का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस पर जो ग्रेविटी लग रही है G पे, G जो होगी वो ग्रेविटी जब नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक मैंने इसके अंदर क्या डाली है? बॉल आ रही है, ये बॉल इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो इसकी जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी ग्रेविटी पर, इसकी डेंसिटी पर, और कितनी हाइट अटेंड किया है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नीचे हाइट तरफ जाता जाएगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि प्रेशर जो है हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जो है वो ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आप बता रहा है कि प्रेशर जितना हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, कि जितना इंक्रीज करेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना हाइट बढ़ेगी, और अगर प्रेशर घट रहा है तो हाइट भी घटेगी। यानी प्रेशर, अगर हाइट नीचे बढ़ रही है तो प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो भी प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा। तो तीनों पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो आ गया P इक्वल टू एच डी जी, या कहीं कहीं पे लिखा होता है डी की जगह रो लिखा रहता है, रो एच रो जी, तो वो भी डेंसिटी है, वो भी रो को डेंसिटी से डिनोट करते हैं, तो वो भी लिखा है। तो किसी बुक में रो लिखा है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो डेंसिटी को ही डिनोट कर रहा है। तो P इक्वल टू एच रो जी, ये इसका प्रेशर का फार्मूला है। जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबोया गया है तब उस पर उसका प्रेशर निकालना हो या उसकी हाइट निकालना हो, प्रेशर पता हो, ये मतलब यहाँ पे हो गया P बराबर एच डी जी, ये मल्टीप्लाई में है। तो इसमें चार क्वांटिटी, 1 2 3 4, चार में आपको एक पता रहेगी, तीन पता रहेगी, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पता रहेगा उसको पुट करेंगे, जिसको निकालना है वो अकेला छोड़ देंगे। अगर P निकालना तो सब कुछ वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। H निकालना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, D और G डिवाइड में आ जाएगा, D निकालना है तो H और G डिवाइड में आ जाएगा, और आप आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट दैट द प्रेशर अपॉन अ मास ऑफ अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड बाय द लिक्विड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि पास्कल लॉ कहता है कि अगर इस कंटेनर में लिक्विड रखा गया है तो सबसे पहला पॉइंट है कि चाहे इस तरफ, चाहे इधर, चाहे इस तरफ,
जो भी प्रेशर लगेगा वो इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है। जितना प्रेशर इस तरफ में लगेगा उसी इस पॉइंट पर उतना प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा, तो इक्वल प्रेशर क्या करेगा, अप्लाई करेगा किसी भी वॉल पे यानी कि जिस कंटेनर में रखा गया है उसकी जितनी वॉल है, लेफ्ट में, राइट में, नीचे में, हर तरफ जो है वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। डिपेंड, अगर इस पॉइंट पे हम यहाँ मेजर करेंगे, इस पॉइंट पे हम कहीं भी मेजर करें तो वहाँ पे प्रेशर आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। एक फिक्स पॉइंट कर लीजिए, उसके पैरेलल में कहीं भी आप मेजर करेंगे तो प्रेशर क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ये बताता है कौन, पास्कल लॉ बोलता है। नेक्स्ट देखिए, सम डेली एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। हमारे जीवन में प्रेशर का बहुत सारा इस्तेमाल है और कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ट्रैक्टर है ब्रॉड टायर्स टू क्रिएट लेस प्रेशर सो एज टू नॉट टू सिंक और कंपेरेटिवली सॉफ्ट गुड्स। तो देखो हमने पढ़ा है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी अगर यहां पे देखें तो प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ज्यादा प्रेशर ज्यादा फोर्स तो ज्यादा प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। बहुत ध्यान से देखना है इस बात को, यानी अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस बात को ध्यान रखना है कि जब क्या होगा, द ट्रैक्टर है ब्रॉड टायर, ट्रैक्टर के जो पीछे वाले टायर होते हैं बहुत चौड़े चौड़े मोटे मोटे टायर होते हैं, ठीक है। तो जो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली है, तो प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। और जब प्रेशर घट जाएगा तो क्योंकि जब मिट्टी, ट्रैक्टर जो होता है जब खेत को जोतता है, खेत की जब खुदाई होती है, ठीक है, उसको हम अनाज को बोने के लिए उसको क्या करते हैं, जिसको हम प्लकिंग कहते हैं, खुदाई कहते हैं, करते हैं, तो उस समय पानी भरा होता है उसमें, सूखे में भी करते हैं। तो अगर उसके जो है टायर चौड़े रहेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम लगेगा, तो जो टायर होंगे जमीन के अंदर धसेंगे नहीं। ये इसी तरह से बड़े बड़े गाड़ियां देखो, 10 टायर ट्रक, 40 टायर ट्रक, 50 टायर ट्रक, टायर होते हैं उसमें बहुत सारे टायर लगे होते हैं, किसमें, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं, जो कार को ले जाती हैं, बाइक को लेके जाती हैं, वो सब गाड़ियां, तो उसमें बहुत सारे टायर लगे होते हैं। पीछे ये तो 4 टायर एक साथ लगे हुए हैं, 3 टायर एक साथ लगे हैं, 2 टायर एक साथ लगे हैं, तो वो होता है सरफेस एरिया बढ़ाने। सरफेस एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो उस पर ज्यादा लोड नहीं आएगा या टायर फटेगा नहीं, इस तरह की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसे द हैंडल्स ऑफ द बैग एक्सेट्रा आर मेड ऑफ ब्रॉड सो पुट लेस प्रेशर ऑन द हैंड्स। जो हम उठाते हैं सामान कुछ इस तरह से भी उठाते हैं, ठीक है, या हम जो पिट्ठू वाला बैग टांगते हैं, हमारे समय में जब 2000 हम 6, 7, 8 की बात कर हम पढ़ाई करते थे तो समय जो बैग होते थे वो पतले स्ट्रिप्स के होते थे, तो टांगो, पता चला बैग में पता चला 15 किलो का बैग है, टांगेंगे तो ये दर्द होता था। अभी क्या आ गए हैं, बेस्ट क्वालिटी के बैग आ गए, बढ़िया बैग आ गए हैं जिसके पट्टे चौड़े होते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, तो यहाँ पे दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स आर मेड ब्रॉड सो एज एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो बिल्डिंगें जो बनेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी तो उनका शेप कुछ इस तरह रहेगा, मतलब कि ये शेप रहेगा बिल्डिंग का, ठीक है। आईफल टावर बना हुआ है तो कुछ शेप इस तरह बना हुआ है। कोई भी डैम बनेगा, अगर कोई डैम जो बनता है डैम, तो जो डैम बनेगा, ठीक है, डैम को जो भी डिजाइन किया जाएगा तो डैम की, ठीक है, डैम की जो नीचे की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या करेगा, नीचे की तरफ चौड़ा रहेगा। जब नीचे की तरफ चौड़ान रहेगी यानी एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो डैम को ब्रेक डाउन होने की या टूटने की समस्या नहीं रहेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, कुछ आईफल टावर इस तरह से आपको दिखेगा। तो आईफल टावर को ग्रुप बताइए जरा कि आईफल टावर वैसे विश्व में कहाँ पर है, ये आपको बताना है। आईफल टावर और बुर्ज खलीफा एक एग्जांपल दे सकते हैं, उसका भी आप देखिए, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीचे का जो बेस रहेगा हमेशा जब भी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो चौड़ी रहेंगी, सरफेस एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम, तो उस पर जो है लोड नहीं पड़ेगा, यानी उस पर कोई डैमेज या नुकसान नहीं होगा। तो ये फाउंडेशन बिल्डिंग का जो होता है वो चौड़ी बनाई जाती है ताकि प्रेशर कम लगे और उसे कोई नुकसान न पहुंचे।
बैग वाला बात कर लिया, और जो है गाड़ियों में जो टायर मोटे लगाए जाते हैं, ठीक है, चार चौड़े होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है ये बता दिया गया, ठीक है ना। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये सारी बातें। बहुत सारे एग्जांपल है। कटिंग ऑफ टूल्स हैव शार्प एज सो एज एक्सर्ट मोर प्रेशर ड्यू टू लेस एरिया। अब जो चीज काटने की जो वस्तु होती है, ठीक है, तो प्रेशर, फिर वही फार्मूला, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या करेगा, द कटिंग टूल्स हैव शार्प एज सो एज टू एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो जब एरिया कम कर दिए, अब एरिया अगर कम हो जाएगा, ठीक है, शार्प एज हो जाएगा जब उस मतलब धार लगवा देते हैं, चक्कू में धार लगवा दी, धार लग गई, यानी जब उसका एरिया कम हो गया, जब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा आसानी से जो है वो कट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमारा नीडल होती है, कील होती है, वो भी जब ठोकने हैं तो नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, एरिया कम तो हल्के में प्रेशर ज्यादा आसानी से अंदर चला जाएगा, दीवार में लग जाएगा, तो ये होता, तो वहां पे एरिया लेस होता है, तो इसी से निकल के आया है। डिक्रीज द प्रेशर, द रेलवे ट्रैक आर लाउड load on cement or iron sleepers because by this pressure distributed over the large area। देखे होंगे पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, याद होगा तो, लकड़ी का पहले जैसे ये आपकी सबसे पहले होता था, ये बना होता था इस तरह से, ये स्ट्रिप्स होती थी, ये आपके स्ट्रिप्स होती थी, ठीक है, पहले ये वुडन स्ट्रिप्स होती थी, और इस पे जो होता था रेलवे ट्रैक होता था, ये ट्रैक होता था, ये ऐसे यहाँ से बंधा होता है, रेलवे ट्रैक होता था, तो ये रेलवे ट्रैक होता था, ये वुड का बना होता था, लकड़ी का। तो इसमें क्या होता था, अब देखो क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए ये मैं इसको हटा दूं, वुडन वाला हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका ये जो ट्रैक है उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो जो रेलवे ट्रैक की मतलब विदाउट वुड रहेगा वो जमीन के अंदर धंस जाएगा पूरा, ट्रेन जहां आई। तो इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे वुडन स्ट्रिप्स अब लगा दिया जाता, अब सीमेंटेड स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, सीमेंटेड स्ट्रिप्स होती हैं, उस पर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। अब क्या होगा, जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो जमीन के अंदर जो रेलवे लाइन होगी धंसेगी नहीं और वो आराम से चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेलवे पूछा जाता है कि चौड़ी क्यों बनाई जाती है, स्ट्रिप्स क्यों लगाते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, प्रेशर कम और नुकसान ना हो। अगला पिंस एंड नीडल्स बता चुका हूं, एक्सेट्रा जो होते हैं, शार्प एज ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, और लेस सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जब सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, आसानी से वो काम करेगा, यानी आसानी से वो हम उसको वॉल में जहां लगाना चाह रहे हैं आसानी से उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत सारे, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम कैसे प्रेशर को, हम रेलवे ट्रैक का जो है बनाते क्यों है, स्ट्रिप जो होती है वो सीमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है, उस पर क्यों बिछाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कटिंग शार्प टूल्स होता है उसका एरिया को हम रिड्यूस तो करते हैं, उसको धार क्यों लगाते हैं, तो वही सारी कहानी है, कहीं पे एरिया को कम करना होता है, कहीं पे एरिया को बढ़ाना होता है, बस उसका लक्ष्य यही होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, बस इस फार्मूले को लिख लीजिएगा और उसमें समझिए एरिया कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो कहाँ बेनिफिट्स हो जाएगा, एरिया ज़्यादा कर दिया, एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो रेलवे ट्रैक एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे क्या हुआ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो एक इसका प्रेशर इंटरनली होगा, एक इंटरनल प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर जो इसके अंदर अगर मान लो हमने कोई चीज डाली है, तो एक इसके सरफेस पे लग रहा है, जो सरफेस पे प्रेशर लगेगा, जो इसके सरफेस पर प्रेशर लगेगा, जो सरफेस पर प्रेशर लगेगा, ठीक है, वाटर के जो सरफेस से प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा इसको। और जो इंटरनल प्रेशर है आपका, जो इंटरनल प्रेशर P बराबर HDG, ये इंटरनल प्रेशर हो जाएगा। तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो P0 प्लस HDG हो जाएगा, टोटल प्रेशर को P0 प्लस HDG इंटरनल प्रेशर है, और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जो P0 है आपका कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों को जोड़ करके हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा के लिए फिक्स होता है,
ठीक है, ये दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 इंटू 0.25 मिली बार MB, या इसको 1.05 इतना देखो 1.05 10 की पावर 5, 3 ये 2 1.05 10 की पावर 5 1.05 10 की पावर 5, ये आप प्रेशर ले सकते हैं हमेशा के लिए। ये आप याद करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही रहता है 1.05 10 की पावर 5, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब टोटल प्रेशर निकालना हो तो एटमॉस्फेरिक प्लस प्लस HDG जो होता है इंटरनल प्रेशर होता है, और इंटरनल का है तो खाली P बराबर HROG लगा देंगे या HDG लगा देंगे। रो डेंसिटी, H हाइट और G ग्रेविटी हो जाएगा। दिस प्रेशर इज इक्वल टू द जो प्रेशर होगा दैट इज द प्रेशर होगा इक्वल टू 760 सेंटीमीटर या 760 mm में हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर में रखना है तो 760 सेंटीमीटर, mm में 760 mm ऑफ द मरकरी इन द बैरोमीटर। और ये दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, NDA में पूछा गया है, FCAT में पूछा गया है, CDS में पूछा गया है और सैनिक स्कूल में पूछा गया है। कौन सी डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या एयर के प्रेशर को, विंड को प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं, बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रेशर जो है, बाकी ये वाला प्रेशर mm में सेंटीमीटर ये रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.05 10 की पावर 5, ये आपको याद रखना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ सरफेस पर वाटर पे जो पर यूनिट एरिया पे जो लगने वाला प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो एयर कॉलम के द्वारा पर यूनिट एरिया पर, चाहे अर्थ सरफेस पे चाहे वाटर सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। टोटल प्रेशर निकालना है तो P0 बराबर HROG, जो P0 है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, HDG जो आपका है वो इंटरनल प्रेशर जब कोई बॉडी पानी के अंदर डुबाई गई है तो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, अब थ्रस्ट और बाइंड फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्रस्ट और बाइंड फोर्स क्या होता है, ठीक है। An upward force is exerted by the water on the floating or a partially submerged body. This upward force is called buoyant force. The phenomenon is known as buoyancy. This force is not only exerted by liquid but also by gases. ठीक है, तो ये कह रहा है व्हाट इज अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स क्या होता है। ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रेशर लग रहा है, तो इधर से प्रेशर लग रहा होगा, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और एक प्रेशर इधर से लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अभी ये एक जग था, मैंने जग इसके अंदर रखा, ठीक है। तो जब ये जग था इसके अंदर मैंने रखा, इसके अंदर डाला पानी के अंदर, इसके अंदर डाला, तो क्या हुआ, जब इसको पानी मैंने भर के उठाया ऊपर को, तो जब ऊपर को उठाया बाहर निकाल दिया तो हमको भारी लगा, लेकिन जब पानी के अंदर उसको उठाए हुए हैं तो मान लीजिए इसमें जो हम पानी के अंदर बाहर उठाया तो 5 न्यूटन था, जब बाहर उठाया तो कितना था 5 न्यूटन, बाहर निकाला 5 न्यूटन हमको लगा था, महसूस हुआ 5 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है उठाने पर। लेकिन जब पानी के अंदर देखा तो एक फोर्स जो उसको लग रही है अपवर्ड ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से ये हमको अंदर महसूस हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है मान लीजिए 1 न्यूटन का, तो अंदर महसूस 5 माइनस 1 यानी 4 न्यूटन, अंदर जो हमें महसूस कर रहा है 4 न्यूटन का। तो जो 1 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, जो पानी की सतह से नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स कहा जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, बाइंड फोर्स कहेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर टू द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। जब किसी बॉडी को हम कंप्लीटली या पार्शली पानी के अंदर डुबोएंगे तो उसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड बाइंड फोर्स कहा जाएगा, या फिर उसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो पढ़ रखे हो बस सेम वही कहानी है। यहाँ हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा अपथ्रस्ट UPTHRUST अपथ्रस्ट अपॉन एरिया,
ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब थ्रस्ट भी क्या है, अब थ्रस्ट भी आपका एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो अब प्रेशर इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया, इससे अगर आपको निकालना चाहे तो आप थ्रस्ट आप निकाल सकते हैं। तो जो ये फोर्स जो होता है ये लिक्विड नहीं, लिक्विड और गैस दोनों में काम करती है। कौन सी, बायंस फोर्स जो होती है लिक्विड गैस दोनों में काम करती है। तो अब थ्रस्ट और बायंस लगभग एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो भी आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक है और उन्हें सिद्धांत दिया था, क्या बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड फ्लूइड, जब किसी बॉडी को पूरी तरीके से या पार्शली हम पानी में डुबोते हैं, अ फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड बायंस फोर्स। दिस फोर्स इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced by the object. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. कहने का मतलब यहाँ पे है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर था, इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, पूरा ये फुल भरा हुआ था। जब मैंने क्या किया, ठीक है, जब मैंने कोई बॉडी इसके अंदर डाली, ठीक है, इसके अंदर कोई बॉडी डाली, जब इसके अंदर ये बॉडी गई, इसके अंदर ये बॉडी गई, तो इसने कुछ वाटर क्या किया, डिस्प्लेस किया। जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया, मैंने उसको इस कंटेनर में रख लिया। जो वाटर इसमें से निकला उसमें मैंने इस कंटेनर में धर लिया। जितना वाटर इसमें से निकला, जब इस बॉडी को रखा, तो जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया मैंने इसको रखा, तो इस पानी का वेट और ठीक है, और इस बॉडी का वेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही बताया है किसने, आर्किमिडीज ने। यानी कि किसी बॉडी को जब हम लिक्विड के अंदर डाले तो जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया यानी हटाया, अब उसको हम अगर मेजर कर लें तो उसका वेट और उस बॉडी का वेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये किसने बताया, आर्किमिडीज ने बताया। और इसी सिद्धांत पर हमारी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज हो रही है तो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, आपको समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन कहें, यूजेस कहें, मेरिट्स कहें, फायदे कहें, ये सारे पॉइंट्स इसमें पूछे जाएंगे कि क्या फायदे हैं आर्किमिडीज में, क्या फायदे हैं। इट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन, शिप्स पानी के जो जहाज होते हैं, सबमरीन, सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन जो होती हैं, ठीक है, ये अगर डिफेंस में आप जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबमरीन वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो जो पानी के अंदर से युद्ध वगैरह में लड़ाई करने में जो है मदद करते हैं। तो शिप्स और सबमरीन जो है वो जो है किस प्रिंसिपल पर आधार पर डिजाइन किए जाते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिद्धांत पर डिजाइन किए जाते हैं। टू डिटरमाइन हाउ मच लोड शिप कैन कैरी, एक जहाज है उस पर कितना लोड लादा जाए कि उस उतने सामान को लेके चला जाए, इतना सामान लोड करके जाए, वो डूबे ना, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, दैट इज आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है, उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट that is used to measure the specific gravity or density of the liquid. It work on Archimedes principle. तो हाइड्रोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, हाइड्रोमीटर एक तरह का डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम जो है डेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी किस पर आधारित है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस होता है। तो याद रखिएगा, शिप बनाना हो गया, सबमरीन बनाना हो गया, कितना लोड शिप में लोड करना है ये, उसके बाद जो है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताया गया है जो आपकी ग्रेविटी, लिक्विड की ग्रेविटी और डेंसिटी को मेजर करना है, हाँ कितनी डेंसिटी है, इसमें इतनी ग्रेविटी लग रही है, ये कौन बताता है, ये सब जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर डिसाइड है या उसी पर बेस पर ये बनाया गया जाता है। और हाइड्रोमीटर जो होता है यह डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल ग्रेविटी और डेंसिटी मेजर करने के लिए करते हैं। और बैरोमीटर जो डिवाइस होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। तो खुद ही लिखा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब।
तो जैसे केजी पर मीटर क्यूब देखो, इसका मतलब डेंसिटी यूनिट है। तो अगर हमें गिवन क्या गिवन है और केजी मीटर पर क्यूब लिखा हुआ है, इसमें डेंसिटी दे रखा है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, 3 क्वांटिटी है, 2 पता रहेगी, एक का फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसी में मास निकालने को आ जाए तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको एक फार्मूला अगर पता है, ये मेन वाला पता है सॉरी, तो ये दोनों आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी, इस पे न्यूमेरिकल आता है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू दैट वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी कहता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी रहती है, ठीक है, वो और किसी भी बॉडी का जो डेंसिटी है, दोनों का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का, चाहे आप ले लीजिए डायमंड ले लीजिए, कोल लीजिए, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, उसकी डेंसिटी, पेट्रोल की डेंसिटी ले लीजिए, कोई भी बॉडी की डेंसिटी लीजिए, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड को आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, रिलेटिव डेंसिटी। इस पर न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। थ्योरी पूछेंगे रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, या फॉर्मूला पूछ बोले व्हाट इज द फॉर्मूला, आपको देखा सही कौन सा है। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट नोट देखिए क्या है, क्या कह रहा है, द ओडोमीटर रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट व्हीकल। ओडोमीटर, बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं तो बताता है कि जो है कितना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया है, कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, और कितनी और जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, तो कौन बताता है, ओडोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर, ओडोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, मोनोमीटर, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके जो क्या 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 काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है कि गाड़ी ने कितने डिस्टेंस कवर किया है या कितनी स्पीड से चल रही है। अगर जो बच्चे बाइक चलाते हैं या देखेंगे पापा के साथ बैठे जा रहे हैं किसी अपने गार्जियन के साथ, तो वो स्पीड जो दिखाता है कितना चल के आई है वो बताता है, कैलकुलेट कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है। द ड्रॉप ऑफ रेन आर सर्कुलर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द रीजन बिहाइंड द पर्पज ऑफ कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद जमीन पर गिरती है, गोल हो जाती है। पानी की बूंद जमीन पर गिरती है, गोल हो जाती है, ठीक है। बूंदी के लड्डू बनते हैं, जब बूंदी बनती है गोल गोल बनती है, जब उसको हम क्या करते हैं तेल में डालते हैं तो गोल हो जाती है, गोल गोल बनते हैं, उसके बॉल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई स्प्लिट करता है, कोई थूक देता है जमीन पर, ठीक है, तो हम अभी टाइल्स सरफेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर जमीन कोई थूक देता है, स्प्लिट कर देता है, तो वो भी कैसा जाता है, गोल हो जाता है। ये सब किस पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, जो उसका शेप होता है कुछ इस तरह से बन जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव होता है वो मिनिमम एरिया कवर करना चाहता है, और मिनिमम एरिया कवर करने के लिए वो गोल शेप में आ जाता है। तो सरफेस टेंशन, तो रेन ड्रॉप सर्कुलर क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो स्प्लिट कर देता है, गोल हो जाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी के अंदर यानी तेल में कोई चीज़ तलते हैं, जब हम जैसे बूंदी के लड्डू बनाते हैं इस तरह से, तो जब उसको अंदर हम डालते हैं तो गोल हो जाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। कपड़ा तो धुलते हैं, साबुन से कपड़ा धुलते हैं, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन। कपड़ा था, उसमें डस्ट लगा था, उसमें ऑयल लगा था, हमने क्या किया, उस कपड़े को गीला किया, उसमें हमने साबुन लगा दिया, साबुन लगा के 2 मिनट छोड़ देते हैं, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो जो मैल हो फैल जाएगी। सरफेस टेंशन डिक्रीज, मैल गई फैल, और जब मैल फैल गई हमने रगड़ दिया, पानी में धुल दिया, कपड़ा साफ हो गया। तो क्या हुआ, साबुन लगाने से सरफेस टेंशन क्या कर गया, डिक्रीज कर जाता है, और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो भी किस पे डिपेंड है, सरफेस टेंशन पर। अगला देखिए, इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर बिकॉज सी वाटर इज मोर डेंस देन रिवर वाटर एंड लेस डेंसिटी ऑब्जेक्ट float on the higher density object so that swimmers find easier to swim in the sea water than a plain water। तो चाहे आप कह दें यानी समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है।
तो डेंसिटी उसकी क्या होती है, हाई होती है। और जो नॉर्मल पानी है, नदी का पानी है, तो अगर हम समुद्र के पानी से नदी का पानी कंपेयर करेंगे तो जो समुद्र का पानी उसकी डेंसिटी हाई होगी, और जो आपका क्या कहते हैं नदी का पानी है, तालाब का पानी है, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर नाव चला रहे हैं, नाव को ले जाइए, तो अगर नाव, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए ये पानी था, यहाँ पे जो नाव चल रही थी, और नाव जो है, ठीक है, ये चल रही है, तो अभी जो है ये मान लेते हैं ये मान लिया रिवर वाटर में है। तो रिवर वाटर में जब नाव चल रही है तो इतना डूबी हुई है, मतलब इतना सरफेस उसका डूबा हुआ है। अगर यही चीज अगर हम ले जाएंगे उसको किसमें, समुद्र वाले पानी में ले जाएंगे, समुद्र वाले पानी में ले जाए तो इसका सरफेस हल्का सा ऊपर हो जाएगी, नाव ऊपर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो डेंसिटी अगर ज्यादा है, याद है डेंसिटी ज्यादा है तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अपथ्रस्ट बढ़ेगा तो बॉडी और ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो समुद्र के पानी में जब ऊपर अपथ्रस्ट, जितना अपथ्रस्ट ज्यादा उतना आपको चाहे स्विमिंग कर लें उतना आपको आसान हो जाएगा, बॉडी आपके ऊपर आ जाएगी, आपको तैरना आसान हो जाएगा। नाव के लिए भी क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे देखिए रिवर में और यहाँ पे है सी में, तो जब यहाँ पे नाव पानी के थोड़ा और अंदर है और यहाँ पे जैसे डेंसिटी बढ़ी थोड़ा सा और ऊपर आ गई, तो एक तरह से फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ। ठीक है, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। डेंसिटी बढ़ी और अपथ्रस्ट बढ़ गया, अपथ्रस्ट बढ़ गया तो अपथ्रस्ट फोर्स यानी नीचे का फोर्स बढ़ गया, और फिर वो आसानी से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो जो स्विमर होता है उनको तैरना, समुद्र में तैरना आसान होता है कंपेरिजन टू रिवर वाटर, इसीलिए होता है क्योंकि समुद्र की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा, और फिर तैरना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर क्यों ऐसा होता है तो वही है कि अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स क्या करता है, बॉडी को ऊपर ले जाएगा और उसको ईजी कर देगा, तैरने में उसको आसानी होगी, या फिर नाव को चलाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमको खाली जो जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, वो आपको इतना ही पढ़ना है। और फिर प्रेशर में जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको पूरा इतना ही रिवाइज करना है। अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं तो चाहे 6th स्टैंडर्ड वाले हों या 9th स्टैंडर्ड वाले हैं, उनको अपने एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन पर बेस आपको पढ़िए, इनको पढ़ने के बाद मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप उठा करके प्रीवियस पेपर लगाइए, आपको खुद महसूस होगा कि आप उसके जो एमसीक्यू फॉर्मेट जो क्वेश्चन है आप आसानी से लगा लेंगे। बस इसको आप पढ़िए, फॉर्मूले को 2-3 बार लिख लीजिए और उसके बाद आप उठा के क्वेश्चन लगाइए। आपके क्वेश्चन 100% आप उसमें सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, पूरी मेरी गारंटी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ के और प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद क्लास।